हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको यहां पे करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक के जो यूथ की ये बुक है इंकॉन राउंड वाली। इसमें हम आपको करवाएंगे प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो दोस्तों बल जो है इसमें दो वस्तुओं के मध्य क्या होती है? परस्पर क्रिया होती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? दोस्तों टी स्क्वायर से जो है 36 समांतर रेखाएं खींची जाती है। किसके द्वारा? टी स्क्वायर से। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो टी स्क्वायर से 36 समांतर रेखाएं खींची जाती है। इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं? शीर्ष और पटल, जो आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। यह कठोर लकड़ी की बनी होती है। इसका आकार कैसा होता है? टी जैसे होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ड्राइंग शीट के आकारों की श्रृंखला क्रमिक संयोग व दोहरीकरण से प्राप्त होती है। इनकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? दोस्तों जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो क्या होता है? √2:1 होता है, ना कि 1:√2। तो √2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो कटी हुई ड्राइंग शीट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? √2:1 होता है। ये गलत दिया है दोस्तों, इसको नहीं करना। √2:1 होता है। A0 साइज की ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल जो होता है लगभग कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सममिति दृश्य किस मापनी द्वारा बनाया जाता है? दोस्तों सममिति दृश्य जो है ये वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी मापनी? वास्तविक मापनी के द्वारा बनाया जाता है सममितीय दृश्य। सममिति प्रक्षेप में विमाओं की सममिति लंबाइयाँ ली जाती है, जबकि सममिति दृश्य में वस्तु की वास्तविक लंबाई ली जाती है। इसलिए सममिति दृश्य को बनाने के लिए वास्तविक मापनी का प्रयोग किया जाता है। सममिति दृश्य जो है सममिति प्रक्षेप की अपेक्षा 22.5 गुना लगभग बड़ा बनता है। और दोस्तों सममिति दृश्य में वास्तविक मापनी जिसमें RF का मान कितना होता है? 1 के बराबर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित हो तो बिंदु इनमें से किस चतुर्थांश में है? दोस्तों यदि अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे स्थित हो तो बिंदु इसमें से किस चतुर्थांश में स्थित होती है? ये होती है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। यदि किसी बिंदु का अग्र अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर तथा शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के नीचे हो तो वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। और यदि बिंदु का सम्मुख दृश्य संदर्भ रेखा के नीचे तथा शीर्ष दृश्य संदर्भ रेखा के ऊपर प्राप्त हो तो वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पिंडों के बीच बल सदैव खालिस्तान होता है। दोस्तों दो पिंडों के बीच बल जो है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव बल को बल कहते हैं। किसी पिंड पर दबाव या खिंचाव को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों DDL का पूर्ण रूप है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है DDL का पूर्ण रूप। DDL मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कमांड के लिए एक मानक है। क्या है? कमांड के लिए क्या है? एक मानक है जो डेटाबेस में विभिन्न संरचनाओं को परिभाषित करता है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल इंडेक्स यूजर्स को बनाते हैं। उन्हें संशोधित करना और हटाना DDL का कार्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया है जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु ने भारत नेट सेवा लागू करने का फैसला किया जो ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायत को कनेक्ट करेगा। फाइबर ऑप्टिक संचारण की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदु के रूप में भेजी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है? दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। किसके प्रकार है? माइक्रो कंप्यूटर के। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है जिसमें CPU के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। दोस्तों हमको केल्विन पैमाने पर पूछा है और सेल्सियस में हमको मान दिया है। दोस्तों हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, K-273। क्या होता है, K-273, और K निकालना है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा C+273। क्या हो जाएगा, C+273। तो 78 को 273 में जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 351 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को, किसे, एलन ट्यूरिंग को जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 23 जून 1912 ईस्वी को इंग्लैंड शहर में हुआ था। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और सगणना की अवधारणा के लिए विख्यात थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश हो जाता है। तो दोस्तों ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन और स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU क्या है। तो दोस्तों VDU जो है एक मॉनिटर है। क्या है, एक मॉनिटर है। मॉनिटर जो है VDU है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो मॉनिटर को वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। VDU एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर है और एक डिजिटल प्रोजेक्टर है। क्या है, एक डिजिटल प्रोजेक्टर है VDU। सरकार ने खालिस्तान के वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु के वनों में स्थित अभयारण्यों को 51वें बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है सरकार ने। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने तमिलनाडु में भारत के 51वें टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। इस टाइगर रिजर्व को श्रीविल्लीपुथुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व नाम दिया गया है। यह भारत का 51वां बाघ आरक्षित क्षेत्र है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य NTCA की मंजूरी के बाद भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो है जो कहाँ स्थित है, राजस्थान में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो भारत का कौन सा राज्य टाइगर रिजर्व है, 53वां टाइगर रिजर्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। तो बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस को इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दिवस से, इको दिवस के। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी भारत ने की थी। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1972 में की थी। कब की थी, 1972 में। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और वर्ष 2019 विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश चीन था तथा इस विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, वायु प्रदूषण। कब की, 2019 की। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। क्या थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थी 2021 की थीम, जिसे पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बृहत व्रतों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो बृहत व्रतों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त उपकरण जो होता है ये होता है ट्रामल। क्या होता है, ट्रामल जो है बृहत व्रतों को विन्यास करने हेतु प्रयुक्त करते हैं। ट्रैमल में इस्पात की एक छड़ लगी रहती है जिसे बीम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, जिसे बीम कहते हैं। बीम पर सर्पी शीर्ष स्लाइडिंग हेड्स होते हैं। शीर्षों को कसने के लिए क्लैंपिंग नट लगे होते हैं। शीर्षों के साथ स्क्राइबर फिट किए जाते हैं। इसके साथ समायोजन स्क्रू भी फिट रहता है और वाहक की सहायता से सूक्ष्म समायोजन कर सकते हैं। इसका उपयोग बड़े साइज के व्रत व चाप की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इस पर माप स्टील रूल से ली जाती है। इस पर माप जो है किससे ली जाती है, स्टील रूल से ली जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी। तो दोस्तों ये थी चौथी। कितनी रैंक थी, चौथी, जून 2015 में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक कितनी थी, चौथी थी। वर्ष 2021 में चीन पहले, अमेरिका दूसरे तथा भारत कितने स्थान पर था, तीसरे स्थान पर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में पचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी बायो रिजर्व मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। अन्य बायो रिजर्व और संबंधित प्रदेश निम्नलिखित है। कौन कौन से दोस्तों, पचमढ़ी कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। सुंदरवन कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस जो है ये असम में है। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। दोस्तों समांतर में है तो हमको पता है समांतर में क्या होता है, 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। दोस्तों 9 ओम के 3 प्रतिरोध है तो ये हो जाएगा कितना, 1/9, 1/9 प्लस 1/9
प्लस 1/9, 9 को 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 3 9, तो आर का मान हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 3 ओम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 3 ओम निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 ओम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए। दोस्तों एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही निम्न होता है। क्या होता है, बहुत निम्न होता है। एक परिशुद्ध एमीटर का प्रतिरोध का मान बहुत कम होना चाहिए। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध जितना कम से कम होगा, पाठ्यांक या धारा का मान उतना क्या होगा, परिशुद्ध होगा। एमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे धारा का मापन हम करते हैं, और वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में हम लगाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो दोस्तों वोल्ट एम्पियर जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट एम्पियर होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रभावित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। मतलब आर बराबर क्या होता है, V/I होता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक आयत की एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है। दोस्तों जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है, तो ये बनता है दोस्तों बेलन। क्या बनता है, बेलन बनता है। जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो बेलन का निर्माण होता है। जब किसी समतल ज्यामितीय आकृति को उसके अक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है तो घूर्णन से ठोस आकृतियों का निर्माण होता है। इसे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। बेलन, शंकु, गोला आदि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, जो एक सीधी रेखा पर घूमता है। दोस्तों उसको बोलते हैं चक्राम। क्या बोलते हैं हम, चक्राम बोलते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं, हम चक्राम कहते हैं, जो एक सीधी रेखा पर घूमता है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो साइक्लॉइड वक्र, जब कोई वृत्त किसी सीधी रेखा पर रोलिंग करे तो इसकी परिधि पर किसी एक बिंदु द्वारा ट्रेस किया गया वक्र क्या कहलाता है, साइक्लॉइड वक्र कहलाता है। इनवॉल्यूट वक्र क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों एक स्थिर रोलर पर सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए आगे बढ़ना। मतलब एक स्थिर रोलर जो है, ये रोलर है, इसमें एक सीधी रेखा को स्पर्श कराते हुए, ये रेखा क्या है, स्पर्श कराते हुए हो रही है, ये क्या होता है, ये इनवॉल्यूट वक्र कहलाता है। एपीसाइक्लॉइड वक्र क्या होता है दोस्तों, किसी वक्राकार स्थिर सतह पर वृत्त या रोलर का रोल होना। मतलब ये जो वर्ताकार सतह है पर वृत्त या रोलर का रोल होना, ये क्या कहलाता है, एपीसाइक्लॉइड वक्र कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कटिंग प्लेन वर्टिकल प्लेन हो सकता है। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा। कटिंग प्लेन हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल दोनों हो सकता है। कटिंग प्लेन वर्टिकल की ओर झुका हुआ हो सकता है। तो गलत कथन कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कटिंग प्लेन सदैव क्षैतिज प्लेन होगा, ये गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग में अर्थिंग का संकेत क्या है दोस्तों, वायरिंग में अर्थिंग का संकेत होता है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों वायरिंग में अर्थिंग का संकेत कौन सा है, ये है। एरियल की बात करें तो एरियल जो है दोस्तों, एरियल का संकेत ये होता है। फॉल्ट की बात करें तो दोस्तों फॉल्ट का संकेत हमारा ये हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत कौन सा होता है दोस्तों, आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत जो होता है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये जो है हमारा क्या है, आइसोलेटर है। आइसोलेटर के लिए प्रयुक्त संकेत कौन सा है, ये हमने आपको बता दिया। थर्मोकपल के लिए प्रयुक्त संकेत जो होता है ये दोस्तों ये वाला होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र पर सर्वाधिक होती है, प्रबल होती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 3। कौन सा कथन सही है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, ये सही कथन है। और चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र का निर्मित करती है, ये भी सही कथन है। और चुंबक क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, ये गलत कथन है। क्षण के केंद्र में क्या होती है, निम्नतम होती है, होती ही नहीं समझ लीजिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के ध्रुवों के पास चुंबकत्व सर्वाधिक व मध्य में कम होता है। मध्य में क्या होता है, कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है, इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती तथा ये बंद सतत वक्र का निर्माण करती है। ठीक है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपभोग वस्तुएं।
बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर वस्तु को उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। उपभोग वस्तुएं जिन्हें अंतिम वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव कम हो जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये उदाहरण है शक्ति का। किसका उदाहरण है? शक्ति का उदाहरण है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो किसी इंजन की सामर्थ्य अथवा शक्ति क्या होती है दोस्तों? ये होती है P बराबर W/T, मतलब कार्य बटा समय। W जो है इंजन द्वारा किया गया कार्य और T जो है कार्य करने में लगा समय। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य अधिक होगा और जो इंजन कम कार्य करेगा उसका सामर्थ्य क्या होगा? कम होगा। उसी प्रकार जैसे हवाई जहाज की जब कार की तुलना में की जाती है तो निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है कौन? हवाई जहाज, अर्थात कार्य करता है, इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार्य की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? दोस्तों जब एक अर्धवृत्त है, ये जो अर्धवृत्त है जब अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो बनता है क्या? गोला। क्या बनता है? गोला बनता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किसी लंबे भाग ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने हेतु किस किस्म की रेखा उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए किस किस्म की रेखा उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है तो लॉन्ग ब्रेक रेखा का उपयोग करते हैं। दीर्घ खंडक रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होती है? पतली होती है तथा पैमाने द्वारा खींचकर बीच बीच में स्वतंत्र हाथ से जिगजैग बना देते हैं। देखिए ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो है जिगजैग बना देते हैं। यही क्या है? दीर्घ खंडक रेखाएं है। ये रेखाएं आरेखन में लंबे भागों को कम स्थान में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएस के अनुसार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत कौन सा है? तो दोस्तों आईएस के अनुसार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत है ये वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो विकल्प सी में प्रदर्शित रूढ़िगत संकेत आयताकार काट के साथ शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का है। विकल्प ए, बी और डी। तो ए वाला जो कौन सा है दोस्तों? हेलिकन टार्सन स्प्रिंग। कौन सा है ए वाला? देखिए ए वाला देखते हैं हम, हेलिकन टार्सन स्प्रिंग है वाला। कौन सा है? हेलिकल टार्सन स्प्रिंग। बी की बात करें दोस्तों, बी वाला क्या है? वृत्ताकार काट के साथ वृत्ताकार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग। वृत्ताकार काट के साथ जो है ये वृत्ताकार काट के साथ जो है वृत्ताकार हेलिकल वृत्ताकार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग। और जो डी वाला है दोस्तों ये क्या है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग है। कौन सा है? हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का संकेत दिखाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित फ्री हैंड स्केच किसका है? तो दोस्तों ये जो स्केच है ये किसका है? कार्टिस फ्यूज का है। किसका है? कार्टिस फ्यूज का है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो संकेत होता है क्या होता है? ये वाला याद रखना है। पायलट लैंप का ये वाला संकेत होता है, कार्टिस फ्यूज का ये वाला संकेत होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग विभिन्न प्रकार की जानकारी देती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या होती है? दोस्तों होता है क्या? आकार। आकार जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विभिन्न प्रकार की वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के साथ साथ मुख्य रूप से उसकी आकृति की भी जानकारी होती है। इससे उसी आकार के दूसरे वस्तु को एक से अधिक संख्या में बनाने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग किस रूप में उत्पत्ति करता है? दोस्तों गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है अभिलेख के रूप में उत्पत्ति करता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो अभियांत्रिक आरेखन इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्वत्र प्रचलित है, अतः इस कारण से इस आरेखन को सार्वत्रिक भाषा कहते हैं। गतिविधि के रूप में इंजीनियरिंग ड्राइंग अभिलेख रूप में उत्पत्ति करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हमको पता है 0 केल्विन के बराबर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान। परम शून्य तापमान प्रकृति में प्राप्त न्यूनतम संभव ताप होता है जिस पर किसी पदार्थ के अणु की गति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन अथवा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अर्थात परम शून्य ताप शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान होता है। इस प्रकार 0 केल्विन बराबर क्या होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी F बराबर फेरेड में हमको बताना है। दोस्तों हमको संधारित्र में वोल्ट कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है।
क्यू का मान, आवेश का मान कितना दिया गया है, 1 कूलम दिया है। हम जानते हैं दोस्तों सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। क्यू का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, वी का मान कितना दिया है, 10 दिया गया है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 0.1 फैरेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.15 फैरेड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली की मोटर खालिस्तान रूपांतरित करती है। तो दोस्तों बिजली की मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बिजली की मोटर, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो यही विद्युत मोटर एक विद्युत यांत्रिक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नदी जल में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD क्या होता है दोस्तों, जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। क्या, नदी जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या करती है, जल में स्थित साल्मोनेला की उपस्थिति की माप प्रदान करती है नदी जल में जैविक ऑक्सीजन की मांग। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जो जल के एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है। किसी नदी के जल में जैविक ऑक्सीजन मांग BOD जल में उपस्थित साल्मोनेला जीवाणु की उपस्थिति की माप प्रदान करती है। साल्मोनेला एक जीवाणु है जो टाइफाइड ज्वर के लिए जिम्मेदार होता है तथा यह गंदे मलिन जल आदि में उत्पन्न होता है। BOD की मात्रा बढ़ने पर जल में साल्मोनेला जीवाणु की मात्रा भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खालिस्तान के रूप में होती है। दोस्तों किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये समानांतर रेखाओं के रूप में होती है। किसके रूप में, समानांतर रेखाओं के रूप में। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक वक्र रेखा है जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर रेखाओं के रूप में होती है। चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाई गई 4 वस्तुओं के लिए प्रथम कोण में फ्रंट व्यू तथा प्लान व्यू का सही विकल्प हमको बताना है। ठीक है, ये 4 वस्तुएं हमको दर्शाई गई है दोस्तों। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें हमको बताना है फ्रंट व्यू तथा प्लान व्यू का सही विकल्प। तो ये 4 वस्तुएं दोस्तों, तो फ्रंट व्यू और प्लान व्यू का सही व्यू कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वाला जो है इसका फ्रंट व्यू प्लस प्लान व्यू, ये वाला इसका आकृति बनेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, चारों वस्तु का FV तथा PV एक जैसा एक चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह सभी चारों वस्तुओं के लिए एक जैसा ही है। तो ये हो गया FV और ये हमारा हो गया PV। नोट की बात करें दोस्तों तो इन वस्तुओं का शुद्ध प्रकार से आकार जानने के लिए एंड व्यू बनाना अनिवार्य होता है। कौन सा व्यू बनाना अनिवार्य होता है, एंड व्यू बनाना अनिवार्य होता है इन वस्तु का शुद्ध प्रकार से आकार जानने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या फिर गूगल। तो वेब ब्राउज़र नहीं है दोस्तों, क्या, गूगल। गूगल एक क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है ना कि वेब ब्राउज़र। ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल का स्वामित्व गूगल इंक के पास है। गूगल खोज का विकास 1997 में लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने किया था। किसने, सेर्गेई ब्रिन ने किया था गूगल खोज का विकास। यह सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला खोज इंजन है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई है। ओपेरा वेब जो दोस्तों एक वेब ब्राउज़र होता है जिसका विकास ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने किया है। यह ब्राउज़र निःशुल्क है। ओपेरा की स्थापना कब हुई थी, 1995 में की गई थी। बात करें मोजिला फायरफॉक्स की दोस्तों, तो मोजिला फायरफॉक्स मोजिला फाउंडेशन और उसकी सहायक मोजिला निगम द्वारा विंडोज OS X, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए यह एक मोबाइल संस्करण के साथ विकसित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और खुला वेब ब्राउज़र है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। सफारी की बात करें तो सफारी एप्पल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। इसे 2003 में स्थापित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल का गठन किसने किया था दोस्तों, ईमेल का गठन जो किया था ये क्या था, रीटा मिलिंसन ने किया था। किसने, रीटा मिलिंसन ने ईमेल का गठन किया था। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ईमेल का गठन रीटा मिलिंसन ने किया था। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार ARPANET प्रणाली पर 2 कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। WW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली है तथा फेसबुक के संस्थापकों ने मार्क जुकरबर्ग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा MS Office 365 स्वीट का अभिन्न घटक नहीं है। तो दोस्तों MS Office 365 स्वीट का या साइट का अभिन्न घटक कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा MS Paint। MS Paint जो है MS Office 365 का अभिन्न घटक नहीं है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो MS Office 365 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का एक सूट है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये सभी क्या है, MS Office 365 के घटक है। बात करें इसमें एक नोट भी है दोस्तों, MS Paint और MS Office 365 का घटक नहीं है। MS Paint जो है ये MS Office 365 का घटक नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या है। दोस्तों आवेश हमको बताना है, आवेश की मात्रा क्या है। हमको दिया क्या गया है दोस्तों, हमको धारा का मान दिया गया है 1 एम्पीयर, समय हमको 1 मिनट दिया गया है जिसे हम 60 सेकेंड भी बोलते हैं। अतः हम जानते हैं दोस्तों
Q बराबर क्या होता है, CV होता है। क्या होता है, Q बराबर CV होता है। और एक और चीज़ क्या होता है, Q बराबर IT भी होता है ना दोस्तों। एक क्या होता है, Q बराबर CV होता है, एक होता है Q बराबर IT, मतलब धारा इंटू समय। धारा का मान हमको कितना दिया गया है, 1 एम्पीयर दिया गया है। समय कितना दिया है, 1 मिनट, मतलब 1 इंटू समय को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो कितनी आ जाएगा आवेश हमारा, 60 कूलाम आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पीसी को लॉक करने के लिए हम लोग करते हैं विंडोज़ लोगो की प्लस एल का उपयोग करते हैं। विंडोज़ लोगो की प्लस एल का उपयोग करते हैं पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी को लॉक करने के लिए विंडोज़ लोगो कुंजी, विंडोज़ लोगो की प्लस एल शॉर्टकट कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस के का उपयोग अक्सर वेब पेज में हाइपर लिंक जोड़ने, संपादित करने या संशोधित करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, कंट्रोल प्लस के का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। तो दोस्तों जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। क्या है, सतत विकास के अध्ययन स्थल जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण सतत विकास के अध्ययन स्थल है। भारत सरकार द्वारा देश में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित है जो जीव जंतु के प्राकृतिक आवास की रक्षा करते हैं तथा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को संरक्षित करने का काम करते हैं। कौन, यही जैवमंडल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई होती है ओम मीटर। ओम इंटू मीटर जो है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धाराओं को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की क्या करते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खालिस्तान वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहनों की गति जानने के लिए हम स्पीडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, स्पीडोमीटर का। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वोल्टमीटर यंत्र परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापता है। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व या गाढ़ापन मापा जाता है। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। व्रत मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित होती है। तो दोस्तों ये होती है 0 से 360 डिग्री। प्रायः ड्राइंग में तेजी से काम करने के लिए व्रत मास्टर का प्रयोग किया जाता है। यह पारदर्शी प्लास्टिक से बना बड़ा व वृत्ताकार होता है। व्रत मास्टर पर 0 से 360 डिग्री कोण की माप अंकित होती है। देखते हैं अगला। एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य का नाम बताइए। तो एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य का नाम जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप व्यू, जिस क्या बोलते हैं, टॉप दृश्य बोलते हैं। अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य को, एक अनुप्रस्थ समतल से ली गई वस्तु के दृश्य को टॉप दृश्य कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो किस आकृति की विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये है आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ये सभी के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। आयत, वर्ग तथा समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। वर्ग तथा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रोसेसर की गति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की गति को जो है ये घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। किसकी रूप में, घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है माइक्रो प्रोसेसर की गति। तो बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति हम कहते हैं या फिर क्लॉक स्पीड हम कहते हैं। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सींग वाला गेंडा खालिस्तान की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। तो दोस्तों एक सींग वाला गेंडा जो है ये असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। कहाँ पे आ जाता है, असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक सींग वाला गेंडा असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। जो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडे का मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन खालिस्तान कहलाता था, या प्राचीन गणितीय साधन गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता था। तो ये कहा जाता था दोस्तों अबेकस। अबेकस कहा जाता था प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो अबेकस जो है एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाव, गुना, भाग जैसे आसान सवालों के अतिरिक्त कठिन गणित सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस यंत्र का आविष्कार दोस्तों 480 से 425 ईसा पूर्व पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। इसकी हर क्षण में 0 से 9 तक की संख्याएं होती है। अबेकस यंत्र का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था, पास्कल के द्वारा ये किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन और प्रिंटर की बात करें तो ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, कंप्यूटर उपकरण में प्रयुक्त होने वाले मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड तथा वीडियो कार्ड क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, वेबकैम तथा ट्रैक बॉल जो है ये कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। देखते हैं अगला या एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देख लेते हैं दोस्तों। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हम कहते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है? मतलब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ शामिल है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके जो है ये क्या है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा उपघटन हो जाता है, क्या हो जाता है? जैविक कारकों द्वारा उपघटन हो जाता है, क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे घास हो गया, संतरे के छिलके हो गए, फूल इत्यादि। जबकि रबड़, प्लास्टिक, बैटरी आदि क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट है, अर्थात इनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार जो है 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी पर भार जो दिया गया है कितना दिया गया है? हमको 60 न्यूटन हमको दिया गया है। दोस्तों हम जानते हैं चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना होता है। तो 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार निकालेंगे दोस्तों, चंद्रमा का भार जब निकालेंगे तो चंद्रमा का भार बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू पृथ्वी पर भार। दोस्तों हमको क्या दिया गया है? चंद्रमा पर भार जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6, पृथ्वी पर भार कितना दिया गया है दोस्तों? हमको 60 न्यूटन हमको दिया गया है। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों 6 से 10 बार में तो 10 न्यूटन हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 10 न्यूटन। तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? 10 न्यूटन होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं दोस्तों? ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, CO2 मीथेन का उत्सर्जन जो होता है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग जिसमें CO2 का उत्सर्जन होता है, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है दोस्तों, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान में अधिक वृद्धि कर देती है। इन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें आती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प आदि शामिल होते हैं किसमें? ग्रीन हाउस प्रभाव में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चिंकारा। चिंकारा जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। जो पचमढ़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। इस संरक्षण क्षेत्र को 1999 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा 1999 में इस संरक्षण क्षेत्र को बनाया गया था। और पचमढ़ी को साल 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2009 में यूनेस्को के द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। किसको? पचमढ़ी को। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बड़े स्तनपायी प्रजातियों में बाघ,
तेंदुए, जंगली सूअर, हिरन और रिसस बंदर शामिल है। स्थानीय पशु वर्ग में चिंकारा, नीलगाय आदि शामिल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। क्या बनेंगे? त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ने लगेंगे यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, ओजोन कवच न हो तो परिणाम मनुष्य के लिए घातक होंगे। पराबैंगनी बी विकिरण जीवित पदार्थों के क्षय में सक्षम है और मानव चमड़ी पर इसके अधिक से कैंसर हो सकता है। अगर इसकी अधिक मात्रा मानव चमड़ी की चमड़ी पर पड़ती है दोस्तों तो कौन सा त्वचीय कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। अतः यदि मनुष्य धूप का आनंद लेते रहना चाहता है तो ओजोन परत को बचाए रखना अत्यंत आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका कौन सा दृश्य XY के समानांतर होगा? दोस्तों यदि कोई रेखा HP के समानांतर और VP से झुकी हुई है तो उसका सम्मुख दृश्य जो है ये XY के समानांतर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र का छायांकित भाग प्रकट करता है। तो दोस्तों ये जो चित्र है इसका छायांकित भाग जो है ये क्या हमको प्रकट करता है? ये वाला भाग जो बोल रहा है दोस्तों, ये छायांकित भाग जो है ये क्या प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको बोलेंगे हम घुमा हुआ सेक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? घुमा हुआ सेक्शन बोलेंगे, जो ये वाला भाग दिख रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित प्रतीकात्मक निरूपण किसका है? तो दोस्तों ये वाला जो चित्र है ये किसका निरूपण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एंटीना लूप। ये जो प्रतीकात्मक निरूपण है किसका है? एंटीना लूप का है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो चित्र में प्रदर्शित आरेख जो है एंटीना लूप का प्रतीक है। एंटीना लूप का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? ये वाला है। एंटीना डाइपोल की बात करें तो ये टी टाइप से जो दिख रहा है आपको ये क्या है? एंटीना डाइपोल। सामान्य एंटीना कैसा होता है? ये वाला जो है सामान्य एंटीना है। कौन सा एंटीना है? ये सामान्य एंटीना है। बात करें ट्रांसमिटिंग एंटीना की तो ट्रांसमिटिंग एंटीना का प्रतीकात्मक रूप जो है ये वाला है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो दोस्तों दूध के घनत्व को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का उपयोग हम करते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दोस्तों हाइड्रोमीटर का उपयोग हम करते हैं द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए। लैक्टोमीटर का दूध की शुद्धता या घनत्व को मापने के लिए, बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए और थर्मोमीटर का तापमान मापने के लिए उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 17 फरवरी 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 17 फरवरी 1951 को स्थापना हुई थी किसकी? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की। इस संस्थान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान संस्थान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CDMA का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CDMA का पूर्ण रूप जो है यह है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है CDMA का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2018 में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों अगस्त 2000 में भारत और सिंगापुर देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते CECA में संशोधन करने वाले द्वितीय प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। किसने? भारत और सिंगापुर ने। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र की गहराई निर्धारित करने के लिए पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग करते हैं हम सोनार का। किसका उपयोग करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए हम सोनार तकनीक का उपयोग करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास लाया जाता है तो यह कुंडली एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। क्या करती है ये कुंडली? एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? पहला, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना। दूसरा, चुंबक की गति में वृद्धि करना। और तीसरा है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना। तो दोस्तों जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। तो इसके परिमाण को बढ़ाने के लिए हमको कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ानी होगी और चुंबक की गति में वृद्धि करना होगा। तो 1 और 2 दोनों जो है इसका उपयोग हम करेंगे। जो कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि करना इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड को IS 1444 1990 द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ क्या रखा गया था? तो दोस्तों D2 ड्राइंग बोर्ड का साइज़ जो था ये कितना था? 700 × 500 × 15 mm। क्या था? 700 × 500 × 15 mm। ये पहला वाला जो है दोस्तों ये किसका है? साइज़ D0 का। दूसरे की बात करें किसका है? ये D1 का है। ये वाला C किसका है? D2 का है। और ये वाला चौथा वाला किसका है? D4 का है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? दोस्तों हमको धारा पूछा है, हम धारा जानते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा? I बराबर V/R। क्या हो जाएगा? I बराबर क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V/R। V का मान कितना दिया दोस्तों? 220 दिया गया है और R का मान कितना दिया गया है? 750 दिया गया है। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब 75 को हम काटेंगे दोस्तों कितने बार में जाएगा? ये काट देंगे दोस्तों 75 को कितने बार में जाएगा? तो 75 0 लगाए दशमलव, यहाँ उतारे शून्य, 75 दूनी 150, 150 और 75 कितना हो जाएगा? 225। 200 तो 2 बार में जाएगा दोस्तों। 75 दूनी 150, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.29 होगा इसका आंसर। कितना? इसको काट लीजिएगा दोस्तों तो 0.29 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है? तो दोस्तों बी वाला जो है द्वितीय कोणीय प्रक्षेप नहीं बनाया जाता है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप बनाया जाता है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप बनाया जाता है। द्वितीय और चतुर्थ कोणीय प्रक्षेप जो है ये नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो द्वितीय कोण व चतुर्थ कोण प्रक्षेप में वस्तु का प्रक्षेप HP व VP दोनों का एक साथ XY रेखा के ऊपर या नीचे होने के कारण इससे नहीं बनाया जाता है। दोनों वस्तु का जो क्या बोलते हैं प्रक्षेप है ये XY रेखा के या तो ऊपर होगा या तो नीचे होता है, इस वजह से इन दोनों को नहीं बनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो? तो दोस्तों किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका शीर्ष दृश्य एक वर्ग हो? तो दोस्तों ये रखेंगे इनमें से कोई नहीं। वृत्त को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर दोस्तों कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होता है। क्यों? वृत्त को तल के किसी भी स्थिति में रखने पर कभी भी वर्ग प्राप्त नहीं होगा। वृत्त का VP के समानांतर और HP से झुकाव रखने पर इसके अनुविक्षेप में एक दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, जबकि इसके समग्र दृश्य में XY रेखा से झुकी हुई एक रेखा प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिक कोण का मान खालिस्तान होता है। दोस्तों अधिक कोण का मान जो होता है ये 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, यही होता है अधिक कोण का मान। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों तो 180 डिग्री कोण है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऋजु कोण बोलते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। और 180 से अधिक लेकिन 360 से कम कोण को हम बोलते हैं वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण बोलते हैं। देख ले अगला क्वेश्चन। ड्राइंग शीट की लंबी ओर से छोटी ओर अथवा चौड़ाई से लंबाई का अनुपात क्या होगा? दोस्तों चौड़ाई से लंबाई का अनुपात पूछा तो 1:2 होना चाहिए। अगर लंबाई से चौड़ाई का अनुसार पूछता दोस्तों क्या होता है? √2:1 होता है। क्या होता है? √2:1 होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इसने बोला है चौड़ाई से लंबाई, तो हम ए इसका राइट आंसर मानेंगे, ना कि डी। डी तो दोस्तों लंबाई से चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई रेशियो चौड़ाई होता है √2:1। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1:√2 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। -200 डिग्री सेल्सियस बराबर खालिस्तान फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों हम एक फॉर्मूला जानते हैं C/5 = F-32 / 9। दोस्तों यहाँ पे हमको C कितना दिया गया है? ये दिया गया है -200। कितना दिया है? -200/5 = F-32 / 9। जब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितने बार में जाएगा? 40 बार। -40 हो जाएगा दोस्तों ये, तो ये हो जाएगा -40 = F, इसको 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों या इसी रख देते F-32 / 9। जब 9 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? -360 = F-32। अभी 32 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 360 + 32 करेंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा कितना दोस्तों? 5, 5 से 3 गए 2 और यहाँ बचा कितना? 3, तो हो जाएगा जिसको तो -328 हो जाएगा इसका डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा? -328 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -328 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
किन युग्म की एसआई इकाइयाँ समान है? तो दोस्तों कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है? समान होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन भी किस में किया जाता है? जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल होता है। अतः कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? समान होती है। इसका विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ml²T-2 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सापेक्ष घनत्व खालिस्तान के बराबर होता है। दोस्तों पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व, यही क्या कहलाता है? सापेक्ष घनत्व कहलाता है। शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। दोस्तों शीर्षक ब्लॉक में कंपनी का नाम, ड्राइंग का शीर्षक, ड्राइंग का पैमाना, उपरोक्त सभी जो है ये शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है। एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समानांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार क्या होगा? दोस्तों एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार जो होती है वो होती है आयताकार। क्या होती है? आयताकार होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक कर्तन तल पंचभुज प्रिज्म के आधार पर दो कोने से होकर जाता है और प्रिज्म के अक्ष के समांतर होता है, तो कर्तन की वास्तविक आकार जो होती है आयताकार होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। दोस्तों विवरण देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लीडर लाइन का उपयोग करते हैं। किसका? लीडर लाइन का उपयोग करते हैं विवरण देने के लिए। लीडर रेखा जो होती है दोस्तों ये सतत पतली रेखाएं होती है। कौन सी? लीडर रेखा, जो आवश्यकता होने पर किसी भाग के साथ कोई नोट अथवा विमा संयोजित करने का कार्य करती है। कौन सी रेखा? लीडर रेखा। लीडर रेखा का प्रयोग सामान्यतः विभिन्न भागों के विवरण देने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP46 रेशियो 2003 के अनुसार एक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है। दोस्तों हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत जो है ये है ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत जो है ये वाला है। साइट पर ड्रिल्ड क्ले संकेत जो है ये वाला हम उपयोग करते हैं। साइट पर ड्रिल्ड क्ले संकेत कौन सा है? ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई होती है दोस्तों वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट होती है। एम्पेयर किसकी होती है? धारा की होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं? विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 किलोग्राम की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। जहाँ पे m हमको कितना दिया गया है? 13 किलोग्राम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू v का मान हमको कितना दिया गया दोस्तों? 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 हो जाएगा और सामने में क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 13 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 या 75 की 5 से 7 हासिल, 25 से कम 25, 25 और 7 32, 325/2 हो जाएगा। 2 से इसको 325 को काटेंगे दोस्तों तो कितने बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 162.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162.5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। F बराबर m/d² सूत्र में g को क्या कहते हैं? तो दोस्तों F बराबर m/d² सूत्र में g जो है ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं हम किसको? g को। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो F बराबर m/d² सूत्र में g को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? ये होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है? इसका मान होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दबाव को मापा खालिस्तान से मापा जाता है दोस्तों। दबाव जो है दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल ही क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है।
दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ये होता है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है दाब का मात्रक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः जाना जाता है। दोस्तों एक एकीकृत परिपथ जो है ये किस रूप में जाना जाता है? तो चिप के रूप में जाना जाता है। एक एकीकृत परिपथ सामान्यतः चिप के रूप में जाना जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एकीकृत परिपथ जिसे आईसी, चिप या माइक्रोचिप भी कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया जाता था। जो इसका प्रयोग किया जाता था, कब किया जाता था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एकीकृत परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों पेरिफेरल जो है कंप्यूटर का नहीं माना जाता है वो है हार्ड ड्राइव को। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, इसे क्या माना जाता है? पेरिफेरल माना जाता है। हार्ड ड्राइव को जो है पेरिफेरल नहीं माना जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को हार्ड ड्राइव एचडीडी भी कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप से लिख और पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर होते हैं। किसमें? एचडीडी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो दोस्तों मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन। इसको क्या बोलते हैं? हम घनत्व बोलते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो मास प्रति वॉल्यूम जो है प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः क्या होते हैं? मीटर, सेकेंड और किलोग्राम का प्रयोग हम करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का हिमांक बिंदु डैश है। तो दोस्तों पानी का हिमांक बिंदु जो होता है ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का हिमांक बिंदु। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफ़ेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका? शुद्ध जल का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो दोस्तों यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। क्या? एक्वेरियम। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ये मुख्यतः मछलियों को पालने और देखने और संरक्षण के काम में आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों एशियाई सिंहों के लिए किसको जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 258.71 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए मशहूर है तथा इनका एकमात्र निवास स्थान है। इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बहुतायत मात्रा में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती है। बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। ये कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो मुख्यतः एक बाघ अभ्यारण्य है। यह 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बांदीपुर नेशनल पार्क दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1974 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। जूल में यह ऊर्जा कितनी होती है? तो दोस्तों एक यूनिट बराबर हम जानते हैं, एक इकाई बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है 1.6 इंटू 3 सॉरी दोस्तों एक इकाई बराबर क्या होता है दोस्तों? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये होता है। हमको बोला है दोस्तों 200 इकाई हमारी खपत होती है, तो एक इकाई का मान 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है। तो 200 इकाई का मान हमको निकालना है, तो 200 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6,
तो दोस्तों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छक 18 की 8 हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, सॉरी 2 छक 12 दोस्तों, 2 छक 12, मैंने 18 बोल दिया, गलत कर दिया इसको। तो इसको फिर से देख लीजिए, 1.6 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है दोस्तों एक इकाई का मान। तो हमको 200 इकाई का पूछा है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 छक 12 की 2 हासिल का है 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7.2 इंटू 10 की पावर कितना, 6 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.2 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा दोस्तों, तो जीरो भी तो है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, यही देख लीजिए दोस्तों। 1 यूनिट इकाई बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। हमको 200 यूनिट पूछा है दोस्तों, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल करेंगे दोस्तों। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 7.2, और लास्ट में 2 जीरो है तो 2 जीरो हम 8 कर देंगे इसमें 6 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 7.2 इंटू 10 की पावर 8 जूल हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का पूर्ण रूप मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। हिंदी में इसे लघु परिपथ वियोजक कहते हैं। यह एक सिंगल पोल स्विच की आकृति वाला लघु सर्किट ब्रेकर है। इसकी विशेषता यह है किसी तरह के ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट को ट्रिप कर देता है। क्या कर देता है, ट्रिप कर देता है। ज्ञात है कि एमसीबी से पहले सर्किट को ओवरलोड या सर्किट से बचाने के लिए सर्किट में फ्यूज़ का उपयोग किया जाता था। पहले किसका उपयोग करते थे, फ्यूज़ का। जब एमसीबी आ गया तो एमसीबी का यूज़ लोग करने लगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसके मापन के दौरान कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती है दोस्तों, रक्तचाप के दौरान जो है कोरोट कॉफ ध्वनियाँ सुनी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों। एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका हम लोग आयाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तरंग संचरण की स्थिति में एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं दोस्तों, 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में 65,536 रंग उपलब्ध होते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कलर बीट डेप्थ पिक्सल के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बीट्स की संख्या को संदर्भित करती है। जो कलर बीट होती है ये डेप्थ पिक्सल के रंग का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली बीट्स की संख्या को संदर्भित करती है। बीट डेप्थ उन रंगों की संख्या निर्धारित करती है जिन्हें एक बार में प्रदर्शित किया जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर में 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ के साथ 65,536 रंग, बीट डेप्थ 24 के लिए 1,67,77,216 रंग उपलब्ध होते हैं। जबकि बीट डेप्थ 248 के लिए क्रमशः 416 तथा 256 रंग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है जो प्रोसेसर को मुख्य मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा को प्राप्त करने में प्रतीक्षा करने से बचाता है। यह एक अत्यधिक तीव्र गति की कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी है, हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक, उत्तराखंड में सभी में आपको बाघों की संख्या कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता कितनी है? दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत स्थापित सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता जो है ये कितनी है? 3.3
पेटाफ्लॉप्स कितनी है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग की क्षमता। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ANSM के अंतर्गत परम प्रवेग नामक सुपर कंप्यूटर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया। इस सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, वायरिंग के विद्युत संस्थापन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट का प्रयोग टेबल लैंप, प्रेस आयरन, टीवी आदि के लिए विद्युत प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सॉकेट सामान्यतः स्विच द्वारा नियंत्रित होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। D0 नाप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है? दोस्तों D0 माप वाली ड्राइंग बोर्ड की माप होती है 1500 × 1000 × 25 mm। 1000 × 700 कितनी किसकी होगी? D1 की हो जाएगी। 500 × 350 × 15 किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी किसकी? ये हो जाएगी D4 की। या D4 की नहीं होगी दोस्तों, इसमें गलत दिया है शायद, देख लीजिएगा आपको ना। तो D0 नाप वाले ड्राइंग बोर्ड की साइज जो है 1500 × 1000 25 mm। वर्तमान में लेमिनेटेड सतह वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। यदि ड्राइंग बोर्ड के मध्य से कोई प्रकाश आर पार नहीं होता है तो इस स्थिति में बोर्ड की सतह को समतल माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 700 mm ब्लेड की लंबाई किस T² द्वारा विनिर्देशित की जाती है? दोस्तों 700 mm ब्लेड की लंबाई जो है ये किसके द्वारा विनिर्देशित की जाती है? T2 के द्वारा। T0 की कितनी होती है दोस्तों? 1500 होती है। T1 की बात करें दोस्तों कितनी होती है? ये होती है 1000। T2 की कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 700। और T3 की बात करें दोस्तों तो ये होती है कितनी? 500। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सही कथन क्या नहीं है इसमें? पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, यही कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सही कथन है। पदार्थ कणों से बना होता है, सही कथन है। और पदार्थ का कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह डैश। दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह जो होता है प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बात करें पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लिंडेमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एकदेशी होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति प्लेन के समानांतर नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? तो उससे हम बोलते हैं दोस्तों गैर सममिति लाइन। क्या बोलते हैं? गैर सममिति लाइन बोलते हैं। सममिति प्रक्षेप में जो लाइनें सममिति तल के समानांतर नहीं होती उन्हें गैर सममिति लाइन कहते हैं, तथा जो लाइन सममिति तल के समानांतर होती है उन्हें सममिति लाइन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो दोस्तों जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है ये संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये है, पेरिस समझौता है, क्योटो प्रोटोकॉल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। T² में किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? दोस्तों T² में क्षैतिज और समानांतर रेखाएं खींची जाती है। किसके द्वारा? T² के द्वारा। T² की सहायता से क्षैतिज समानांतर रेखाएं खींची जाती है। इसके मुख्य भाग शीर्ष और पटल आपस में 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं। यह कठोर लकड़ी की बनी होती है, इसका आकार T जैसा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे बोला है दोस्तों द्रव्य। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य या मैटर नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, ये क्या है? द्रव्य है, मतलब पदार्थ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोनों तलों एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा? तो दोस्तों दोनों तलों एक्स वाई रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य हमें एक्स वाई रेखा पर ही प्राप्त होगा। कहाँ पे प्राप्त होगा? एक्स वाई रेखा पर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय में कौन सी आकृति एक समान होती है? दोस्तों वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय में कौन सी आकृति एक समान होती है? तो ये होती है दोस्तों शंकु। क्या होती है? शंकु समान होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, यदि हम शंकु का क्षैतिज चिन्ह करते हैं तो हमें वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय प्राप्त होता है। एक शंकु से वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय प्राप्त की जा सकती है। एक गोले से क्या है? एक वृत्ताकार सतह प्राप्त की जा सकती है और प्रिज्म से एक वर्ग या आयत ही प्राप्त की जा। प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होती है ये होती है दूरी की इकाई। किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना होता है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? ये होती है पारसेक। और ये एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष और या फिर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? दोस्तों CER का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। क्या होता है? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन होता है CER का पूर्ण रूप। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का पूर्ण रूप सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन है। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन प्रमाणित उत्सर्जन कटौती जो है CDM परियोजनाओं द्वारा प्राप्त कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्वच्छ विकास प्रबंधन कार्यकारी बोर्ड द्वारा जारी किए उत्सर्जन मानक का एक प्रकार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन्य जैव विविधता संस्थान IFB खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। वन्य जैव विविधता संस्थान IFB की स्थापना 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताना है। दोस्तों बल का मान हमको बताना है। दोस्तों हमको यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 8 किलोग्राम दिया गया है। समय हमको 3 सेकंड दिया गया है और जो वेग में परिवर्तन दिया गया है दोस्तों कितना दिया गया है? 4 मीटर से कितना हो रहा है? 6 मीटर, मतलब 2 मीटर दिया गया है। तो हमको पहले त्वरण निकालना पड़ेगा। तो त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? ये होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन कितना हुआ है दोस्तों? v-u 6 - 4 करेंगे तो 2 हो जाएगा वेग में परिवर्तन। और समय हमको कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। तो त्वरण का मान कितना निकल के आ जाएगा? 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2/3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। दोस्तों बल हमको निकालना है। द्रव्यमान हमको कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। त्वरण हमने अभी कितना निकाला है? 2/3 निकाला है। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16/3 हो जाएगा। 16 को जब 3 से भाग देंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 5.33 न्यूटन निकल के आ जाएगा। और यही क्या है? हमारा राइट आंसर है। तो बल का मान कितना निकल के आ जाएगा? 5.33 न्यूटन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जहाज़ों की गति में वृद्धि खालिस्तान पर आधारित है। दोस्तों जहाज़ों में गति वृद्धि जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो जहाज़ों की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत परिपथ से संबंधित है फैराडे का नियम। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किससे संबंधित है? तो प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगा बल
उस वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है U बराबर mgh। क्या होता है? U बराबर mgh। यहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है, हमारा ऊंचाई है। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g तथा ऊंचाई h हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई, मतलब mgh। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुक्त हस्त चित्रण का क्या महत्व व लाभ है? तो दोस्तों मुक्त हस्त चित्रण में यह अत्यंत शीघ्रता से उपकरण की डिजाइन तथा आकार की व्याख्या करता है। मुक्त हस्त चित्रण का अभ्यास किसी भी व्यक्ति को मापों के बारे में उत्कृष्ट विचार प्रदान करता है। यह विचारों के सृजन में बहुत उपयोगी होता है। ये सभी जो है मुक्त हस्त चित्रण के महत्व है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? तो दोस्तों मद सूची जो है ये मद विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना देती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मद सूची। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह खालिस्तान के कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे आ जाना, ये सभी गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? दोस्तों हमको धारा का मान पूछा है। हम जानते हैं दोस्तों P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज कितना दिया है दोस्तों, 250 दिया गया है। धारा हमको निकालना है और शक्ति कितनी दी गई है, 500 वाट दी गई है। 250 से इसको काटेंगे दोस्तों, कितने बार में जाएगा, 2 वाट, 2 बार में, तो धारा हमारी कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है। क्या है, ISDN जो है एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो किसी मौजूद सिंगल टेलीफोन लाइन पर वॉइस डेटा का संचार कर सकती है और सूचना का नियंत्रण कर सकती है। किसका, सूचना का। ISDN का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क जो है ये ISDN का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। देखते हैं एक्स्ट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वन गुजरात राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर वन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है। मोलाई वन जो है असम राज्य में है और कुकरेल संरक्षित वन जो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुआ अभ्यारण्य है। कौन सा, कुकरेल संरक्षित वन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों एंजाइम प्लास्टिक का विघटन करवाने में अक्षम होते हैं, मतलब सक्षम नहीं होते हैं। हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम प्लास्टिक का उपयोग करने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पाने में अक्षम होते हैं। प्लास्टिक सहित रबर, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि जीवाणु और कवकों द्वारा सरल रूप से विघटित नहीं होते, इसलिए इन्हें अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है? तो दोस्तों पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया जो है ये है सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो सूखे पत्तों को मिट्टी में दबाकर निपटान करना पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक गड्ढे में सूखे पत्ते, सब्जी के अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल घरेलू अपशिष्ट आदि को डाल दिया जाता है, जो कुछ समय बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवर्धिक रूप से गर्म होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंतिक रूप से गर्म होता है? तो दोस्तों ये होता है अल्नीनो। अल्नीनो शब्द जो है समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवर्धिक रूप से गर्म होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो प्रशांत महासागर के भूमध्य क्षेत्र की उस समुद्री घटना का नाम है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्र जल में 5 या 10 सालों के अंतराल में घटित होती है।
ठीक है। यह समुद्र में होने वाली उथल पुथल है और इससे समुद्र के सतही जल का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। सामान्यतः समुद्र में गहराई से ऊपर आने वाला जल अपने साथ काफ़ी मात्रा में मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ लाता है। यह क्रिया अल नीनो के कारण रुक जाती है और मछलियाँ क्या होती है, मरने लगती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? दोस्तों पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अथवा 277 डिग्री केल्विन तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है तथा आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दर्शाए गए टी स्क्वायर पर चिन्हित ए का नाम पहचानिए। तो ए का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका नाम हो जाएगा क्या, बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका नाम पटल। पटल इसको हम बोलेंगे। इसमें क्या है, वैसे तो इसको बोलते हैं दोस्तों ब्लेड, लेकिन इसके यहाँ पे पटल दिया हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, पटल बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, मतलब ऑब्लिक व्यू या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, ये क्या होती है, चित्री या लंबकोणी प्रक्षेप होता है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, चित्री या लंबकोणी प्रक्षेप होता है। सॉरी दोस्तों, चित्री प्रक्षेप होता है। तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक ड्राइंग क्या होती है, चित्री प्रक्षेप होती है। क्या होती है, चित्रीय प्रक्षेप होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्रीय ड्राइंग्स जिसमें सम्मुख फलक फ्रंट फेस तथा सम्मुख फलक के समांतर अन्य फलक जब गहराई विरूपित हो और तिर्यक अक्ष के साथ प्रक्षेपित की गई होती है तब वास्तविक आकार के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, तिर्यक प्रक्षेपण या तिर्यक प्रस्तुतीकरण कहते हैं। एक त्रिआयामी वस्तु के लिए 3 आयाम में से 2 आयाम क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्षों के होते हैं, जबकि तीसरा आयाम चित्र में दर्शाए गए अनुसार अन्य 2 से 45 डिग्री पर तिरछा खींचा जाता है। तिर्यक अक्ष की लंबाई वास्तविक लंबाई की कितनी होती है, 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का योग। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। व्रत की बात करें तो व्रत के संपूर्ण कोनों का योग भी 360 होता है। पंचभुज का 540 होता है। षटभुज का 720 होता है। अष्टभुज का कितना होता है, 1080 होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस चतुर्भुज का नाम बताया जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है लेकिन कोण समकोण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम चतुर्भुज है जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर है लेकिन कोण समकोण नहीं होते हैं। किसमें, पैरेललोग्राम में। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती है लेकिन इसका कोई भी कोण समकोण नहीं होता है। चतुर्भुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें बाह्य कोने का योगफल एवं अंतः कोने का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हैचिंग रेखाएं किस कोण पर झुकी होती है? दोस्तों हैचिंग रेखाएं जो है 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो वस्तु के कटे भाग को प्रदर्शित करने के लिए उस भाग में 0.3 या 0.4 mm पतली सतत रेखाएं 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई बनाते हैं। इन रेखाओं के बीच समान दूरी 1.5 mm रखकर समानांतर बनाई जाती है। इन रेखाओं को H या 2H पेंसिल द्वारा बनाया जाता है। कौन सी पेंसिल से बनाते हैं इसको, H या 2H पेंसिल का उपयोग करते हैं हम छाया रेखाएं, हैचिंग रेखाएं को खींचने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में प्रदर्शित किए गए एन चैनल JFET के ए टर्मिनल का नाम क्या है? तो दोस्तों ए टर्मिनल का हमको यहाँ पे नाम बताना है। तो ए टर्मिनल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गेट। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, जो चित्र में प्रदर्शित किए गए एन चैनल JFET के ए टर्मिनल का नाम गेट है, बी का ड्रेन है और सी का क्या है, सोर्स है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परिपथ वियोजक का संकेत है। दोस्तों परिपथ वियोजक का संकेत जो है ये सी वाला जो है सर्किट ब्रेकर का संकेत है। ठीक है, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है ये सिस्टम प्रयोक्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। बीच में किसके, सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बीच में जो है कार्य करता है कौन, हार्डवेयर। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और हार्डवेयर के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनों और कलपुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की भौतिक संरचना को हार्डवेयर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, जैसे सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो दोस्तों स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण जो है ये स्टार्च के रूप में करते हैं। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अधिकांश स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा का उपयोग मिट्टी से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक पोषक तत्व में परिवर्तित करने के लिए करते हैं, जो सेल्यूलोज और स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को खालिस्तान कहते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों यूट्रोफिक्शन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक्शन बोलते हैं। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिक्शन हम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? दोस्तों एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल 6 सतह होती है। इसमें 2 सतह वर्गाकार होती है, 4 सतह कैसी होती है? आयताकार होती है। तो ये जो 2 सतह है ये कौन सी है? ये वर्गाकार है। और ये जो 4 सतह है दोस्तों, ये 4 सतह जो है 1 2 3 4 ये कैसी होती है? आयताकार होती है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।